What's the name of baby Rati? ये लो, आपको भी स्लीप चाहिए? नींद आ रही है? इस वीडियो में शर्ट पहन कर आना, like if you agree. अनफॉर्चुनेटली ये ख्वाहिश आपकी पूरी नहीं हो पाएगी। विश्व गुरु बनना ही क्या हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए यहाँ पर? मेरी राय में नहीं। कई बारी जिन लोगों को मेरे वीडियोस पसंद नहीं आते वो इस तरीके की चीज़ें लिखते हैं कि ये ध्रुव राठी तो सिर्फ ब्रेन वॉश करता है, इसे तो मैनिपुलेट करना आता है सिर्फ। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और 25 मिलियन का मतलब है ये चैनल ना सिर्फ इंडिया में बल्कि दुनिया में वन ऑफ द बिगेस्ट एजुकेशनल चैनल्स है। क्योंकि मैं चाहता हूँ ये जो एजुकेशनल वीडियोज़ हैं इन्हें स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ में इस्तेमाल किया जाए। मैं तो कभी नहीं कहूँगा कि अपनी स्टडीज से ड्रॉप आउट करो इन्फ्लुएंसर बनने के लिए। और जो लोग स्कूल से ड्रॉप आउट करके कोई और करियर लेते हैं, इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं, उनमें फर्क भी दिखता है फिर। वेयर डू यू सी योरसेल्फ ऑन द ग्राफ ऑफ लेफ्ट विंग एंड राइट विंग? क्या मैं लेफ्ट विंग हूँ या राइट विंग हूँ? डू यू बिलीव इन गॉड? इफ यस देन इज इट फॉर्मलेस और नॉट? डू यू बिलीव इन रिलीजन? क्या मैं किसी भगवान में मानता हूँ? आपको क्या लगता है दोस्तों? कैसे हो दोस्तों? स्वागत है इस स्पेशल वीडियो में। एक बहुत ही लंबे समय बाद मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए इस कैजुअल रॉ स्टाइल में वीडियो बना रहा हूँ। और सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमने 25 मिलियन सब्सक्राइबर का माइलस्टोन रीच कर लिया। इस सही मायनों में एक बहुत ही बड़ा नंबर होता है। सोचकर देखो, स्पेशली एक एजुकेशनल चैनल के लिए। कॉमेडी और एंटरटेनमेंट के जॉनर में इस लेवल तक पहुँचना कंपेरेटिवली ज़्यादा आसान है, लेकिन एक एजुकेशनल चैनल का इस लेवल तक पहुँचना सही में इसके बहुत ज़्यादा मायने हैं। और इसलिए दिल से आप सब लोगों का इस सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब मेरा हमेशा से मानना रहा है दोस्तों इस कोट में, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और 25 मिलियन का मतलब है ये चैनल ना सिर्फ इंडिया में बल्कि दुनिया में वन ऑफ द बिगेस्ट एजुकेशनल चैनल्स है। इसका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि मैं अपने जॉनर में, अपनी नीश में फ्रंट रनर्स में से हूँ। तो जो भी मैं यहाँ पर करूँगा अपने चैनल के साथ, बहुत सारे लोग उसे फॉलो करेंगे और एक स्टैंडर्ड टाइप का बन जाएगा इंडस्ट्री में। सोचकर देखो, हर इंडस्ट्री में ऐसा ही होता है। अगर बॉलीवुड की इंडस्ट्री में जो टॉप एक्टर है, अगर वो पान मसाला बेचने लगेगा तो सभी एक्टर्स को लगेगा कि ये स्टैंडर्ड है, पैसे कमाने का यही तरीका है, इसलिए हम भी उसे फॉलो करते हैं। अगर पॉलिटिक्स में टॉप पॉलिटिशियन एमएलएस को खरीदने बेचने में यकीन रखेगा, हॉर्स ट्रेडिंग करेगा, तो बाकी पॉलिटिशियंस को लगेगा ये स्टैंडर्ड है, टॉप वाला बंदा ये कर रहा है तो हम भी ये करते हैं, एक्सेप्टेड है करना। तो अपने जॉनर में मैं इसे इसी तरीके से देखता हूँ कि जो भी मैं करूँगा वो एक तरीके से स्टैंडर्ड बन जाएगा। इसलिए हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स रखना बहुत ज़रूरी है मेरी राय में। अब प्रमोशंस को लेकर तो आप जानते ही हैं, मैं कभी भी टोबैको, सिगरेट, गैम्बलिंग ऐप, बेटिंग ऐप्स, अल्कोहल, ये सारी चीज़ें प्रमोट नहीं करता हूँ। इसकी बात डिटेल में मैंने एक पुराने वीडियो में करी थी, लेकिन मैं और चीज़ों में अब आपको नया स्टैंडर्ड दिखाना चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल, जो वीडियोज़ आप देखते हैं इनकी फैक्चुअल एक्यूरेसी क्या है, कितने ऑब्जेक्टिव तरीके से वीडियोज़ बनाए जा रहे हैं, इसको लेकर हमने कुछ महीने पहले एक नया स्टैंडर्ड अडॉप्ट किया कि जो भी स्टेटमेंट मैं वीडियो में बोल रहा हूँ उसको फैक्ट चेक किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर ये स्क्रीन पर देखिए, ये जो फाइल है ये हमारा फैक्ट रिव्यू है अंबानी वाले वीडियो का। ये एक 48 पेजेस का डॉक्यूमेंट है जो हमारी टीम ने बनाया है। पिछले कुछ महीनों से हम हर वीडियो के लिए इसी तरीके का डॉक्यूमेंट बना रहे हैं जो फैक्ट चेकिंग का काम करता है। इस पूरे डॉक्यूमेंट में आप लेफ्ट साइड पर देखेंगे मेरे द्वारा कही गई हर एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, जो एक फैक्ट है, ओपिनियन नहीं है। और उस स्टेटमेंट का एग्जैक्टली क्या सोर्स है और उस सोर्स का लिंक क्या है वो लिखा गया है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी पॉइंट को उठाकर देख लीजिए, जैसे कि मैं बोलता हूँ ये 16 नंबर पेज पे ये एक ओपन वॉर थी जो मीडिया में लड़ी जा रही थी और इसमें अनिल के पास अपर हैंड था। ये मैं अपने मन से बनाकर नहीं बोल रहा हूँ, इसके पीछे एक सोर्स है। इसका सोर्स लिखा गया है रेडिफ दिसंबर 8, 2004। इसका लिंक यहाँ दिया गया है। सोर्स को यहाँ पर वेरीफाई किया जाता है और वेरीफाई करने के बाद इसकी रिलायबिलिटी बताई जाती है, हाई है, लो है या मॉडरेट है। यहाँ पर मॉडरेट का हमने टैग दिया है, हमारे अपने इंटरनल सिस्टम्स हैं। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप हमारा नया स्टैंडर्ड देख सको और भरोसे से आप वीडियोस पर ट्रस्ट कर सको। स्क्रॉल करके आप देखोगे तो एक एक स्टेटमेंट जो मैंने वीडियो में कही है, एक एक फैक्ट, डेटा पॉइंट, सबका लिंक यहाँ पर मौजूद है। तो ये अभी के लिए तो इंटरनली हम पिछले 3-4 महीने से कर रहे थे। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आप इस डॉक्यूमेंट को पब्लिकली एज अ रिसोर्स यूज़ करना चाहोगे? अगर ज़्यादातर लोग हाँ कहते हैं तो अब हम इसका एक पब्लिक वर्जन भी बनाना शुरू करेंगे और हर वीडियो के लिए आपको इस सोर्स डॉक्यूमेंट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ताकि
आपको किसी भी पॉइंट को लेकर डबल चेक करना हो और रिसर्च करनी हो अपनी खुद, आप वो आसानी से कर सको। तो एक तो ये चीज़ है, इससे हुआ क्या है, गलती होने की गुंजाइश काफ़ी कम हो गई है। लेकिन इसके अलावा भी अब जो नेक्स्ट चीज़ हमने करी है वो है ये वेब पेज dhruvrathi.com/corrections। अगर फिर भी कोई गलती हो जाती है किसी वीडियो में, तो एक वेब पेज है सारी गलतियों का रिकॉर्ड ट्रैक रखने के लिए। आपके सामने और ट्रांसपेरेंसी मैं देना चाहता हूँ, पुराने कुछ वीडियोस में कहीं एक दो वर्ड्स, कहीं कोई डेटा पॉइंट गलत हो गया, कहीं कोई फिगर गलत दिखा दिया, सब चीज़ इस एक वेब पेज पर आपको हमेशा मिल जाएगी। तो उम्मीद है इससे स्टूडेंट्स और टीचर्स को स्पेशली बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये जो एजुकेशनल वीडियोस हैं इन्हें स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ में इस्तेमाल किया जाए और टीचर्स और प्रोफेसर्स ट्रस्ट कर सके इस कंटेंट पर। तीसरा ध्रुव राठी एकेडमी को लेकर स्टैंडर्ड है। 3 कोर्सेज अभी तक रिलीज हुए हैं एकेडमी पर, टाइम मैनेजमेंट कोर्स, यूट्यूब ब्लूप्रिंट कोर्स और चैट जीपीटी कोर्स। आप सब ने बहुत सारा फीडबैक दिया था इन कोर्सेज को लेकर और कई लोग पूछ रहे थे कि नेक्स्ट कोर्स कब आएगा। तो नेक्स्ट कोर्स डिले किया है क्योंकि पिछले कुछ महीनों में मैंने फोकस किया एग्जिस्टिंग कोर्सेज को और बेहतर बनाने पर। चैट जीपीटी कोर्स जो है फॉर एग्जांपल इनिशियली 4.5 घंटे का था जब वो रिलीज हुआ था, अब ये 8.5 घंटे का कोर्स बन गया है। इतने सारे नए लेसन्स इसमें ऐड किए गए हैं जैसे जैसे चैट जीपीटी या एआई में कोई भी अपडेट आए हैं। टाइम मैनेजमेंट कोर्स फॉर एग्जांपल इनिशियली सिर्फ इंग्लिश में था, आप में से बहुत सारे लोगों ने डिमांड करी, अब ये हिंदी में पूरा कोर्स दोबारा से बनाया गया है ताकि सारे कोर्सेज हिंदी लैंग्वेज में हो इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ। जो भी लोगों की ख्वाहिशें थी, आपका फीडबैक था, उन सबको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करिए ताकि जो कोर्सेज आप देखो वो भी हाईएस्ट क्वालिटी और हाईएस्ट लेवल के आपको मिल सकें। शायद यही कारण है कि लोगों का जो फीडबैक रहा है अब कोर्सेज को लेकर वो ओवरवेलमिंगली पॉजिटिव है। जिन्होंने कोर्सेज को लिया है उनमें से 96% लोगों ने पॉजिटिव रिव्यू दिया है। मैंने एक नया और डिटेल्ड फीडबैक सिस्टम भी इंप्लीमेंट किया, जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये लोगों से डायरेक्ट फीडबैक लेने का एक तरीका। और मैं नया कोर्स तब तक नहीं बनाना चाह रहा था जब तक एग्जिस्टिंग कोर्सेज के लिए मैं इस लेवल की कस्टमर सेटिस्फेक्शन अचीव ना कर लूं। और क्योंकि दिवाली का समय चल रहा है दोस्तों, एक अच्छी खबर बताना चाहूंगा आप सबके लिए, एक दिवाली का तोहफा देना चाहूंगा। ध्रुव राठी एकेडमी पर फ्लैट 56% ऑफ चल रहा है, अभी तक का हाईएस्ट डिस्काउंट। तीनों कोर्सेज, कोई भी कोर्स खरीदो आप, टाइम मैनेजमेंट, यूट्यूबर कोर्स या चैट जीपीटी वाला कोर्स, आपको सभी कोर्सेज पर 56% ऑफ मिलेगा अगर आप कूपन कोड दिवाली 56 इस्तेमाल करोगे तो। लेकिन ये डिस्काउंट सिर्फ 3 नवंबर तक ही रहेगा, तो जल्दी से जाकर देख सकते हो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हो। चलिए अब Q&A की शुरुआत करते हैं। मेरे साइड में यूली है जो सवाल पूछेगी और मैं इन सवालों के जवाब दूंगा। इस वीडियो में शर्ट पहन कर आना, लाइक इफ यू एग्री। अनफॉर्चुनेटली ये ख्वाहिश आपकी पूरी नहीं हो पाएगी। व्हाट इज हिज नेम? Antonio, the merchant. I'm sure it's Antonio the merchant. अनफॉर्चुनेटली एक ख्वाहिश आपकी पूरी नहीं हो पाएगी क्योंकि मेरे पास जितनी भी शर्ट्स थी मैंने सब किसी ना किसी को उठाकर दे दी हैं। क्योंकि एक शर्ट पहनने में देखो 1 बटन, 2 बटन, 3 बटन, बटन ही बंद करते रह जाते हो, इतना टाइम वेस्ट होता है, मुझसे नहीं सहा जाता। इस टी शर्ट को एक बार पहनो, उतारो, 2 सेकंड में काम खत्म हो जाता है, इसलिए मुझे शर्ट्स पहननी नहीं पसंद। नेक्स्ट क्वेश्चन। How to stay focused on studying with all those distractions and a society full of influencers saying studies are not important? And are studies worth leaving? Please take my question. ऐसा कौन कह रहा है? मेरी राय में तो बहुत ही स्टूपिड स्टेटमेंट है अगर कोई ऐसा कह रहा हो तो, क्योंकि मैं तो कभी नहीं कहूँगा कि अपनी स्टडीज से ड्रॉप आउट करो इन्फ्लुएंसर बनने के लिए। इवन जो यूट्यूबर कोर्स है उसमें आई थिंक सेकंड लेसन में मैं कहता हूँ कि सेकंड लेसन इसी चीज़ पर है कि क्या आपको अपनी जॉब छोड़ देनी चाहिए इन्फ्लुएंसर बनने के लिए। और मैं क्लियरली कहता हूँ कि अपनी जॉब मत छोड़ना, इसे पार्ट टाइम करना, और स्टडीज़ तो किसी भी हालत में मत छोड़ना है बनने के लिए। क्योंकि पढ़ाई जो होती है ना वो फाउंडेशन बिल्ड करती है नॉलेज और एजुकेशन का आपकी पूरी जिंदगी के लिए। बहुत से लोगों को लगता है कि अच्छा मैथ्स में ये क्या पढ़ाया जा रहा है, मैट्रिसेस के बारे में पढ़ाया जा रहा है, डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, इस सब का तो हम जिंदगी में कहीं नहीं इस्तेमाल करेंगे। ये बात सच है कि शायद कभी ना इस्तेमाल करो इन चीज़ों का आप जिंदगी में, लेकिन जब आप इन चीज़ों को सीख रहे हो, इन्हें सीखते हुए जो साइड में स्किल्स लर्न कर रहे हो, इन्हें सीखते हुए वो स्किल्स जिंदगी भर आपके काम आएंगी। क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स, मेमोराइजेशन की स्किल्स, अलग अलग चैलेंजेस को कैसे हैंडल करना है। जब आप स्कूल में करते हो आप लाइफ के लिए चीज़ें सीखते हो। और जो लोग स्कूल से ड्रॉप आउट करके कोई और करियर लेते हैं, इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं, उनमें फ़र्क भी दिखता है। फिर जिनकी एजुकेशन पूरी नहीं हुई है उनमें फ़र्क दिखता है, क्योंकि हो सकता है वो सक्सेसफुल बन जाएं इस फील्ड में लेकिन ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाएंगे, क्योंकि चैलेंजेस हर एक फील्ड में आते हैं, प्रॉब्लम्स हर जगह आती हैं, और उन प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम करना है ये आप सीखते हो स्कूल और कॉलेज में, इसलिए ज़रूरी है एजुकेशन। First,
Which is your favorite cricketer and IPL team? Second, do you love cricket? Third, how you become a Dhruv Rathi? तो एक समय पर मैं बहुत बड़ा क्रिकेट फ़ैन हुआ करता था। आई थिंक 2008 से लेकर 2014-15 तक मैंने क्रिकेट को बहुत फॉलो किया है और बहुत पैशनेटली डाई हार्ड क्रिकेट फ़ैन था मैं। एक्चुअली क्रिकेट में मेरा इंटरेस्ट 2007 के बाद ही डेवलप हुआ था, जब 2007 में इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता था। तो इसलिए मेरे फेवरेट क्रिकेटर MS धोनी है और फेवरेट IPL टीम चेन्नई सुपर किंग्स है, शायद आप में से बहुत से लोगों की तरह। और उस वक्त के जो क्रिकेट के प्लेयर्स हुआ करते थे वो तो सही में नेक्स्ट लेवल होते थे। शायद आपको याद हो, अगर आप उस वक्त फॉलो करते थे, माइकल हेडन का जो मोंगूज वाला क्रिकेट बैट होता था, या मलिंगा का ये वाला बॉलिंग एक्शन, और पोलार्ड जैसे प्लेयर्स होते थे। तो उस एरा के जब ये प्लेयर्स रिटायर हुए तो मैंने भी ओवर टाइम क्रिकेट में इंटरेस्ट लूज़ कर दिया। आई थिंक 2015-16 के बाद से मैंने देखना बहुत कम कर दिया। अभी भी थोड़ा बहुत देखता हूँ, लेकिन उस लेवल का इंटरेस्ट नहीं है। जैसे वर्ल्ड कप होता है तो ज़रूर देखता हूँ। My question is, how to become Dhruv Rathi? इस क्वेश्चन को 3000 लोगों ने लाइक किया है, मैंने देखा था। मतलब ये जो माइंडसेट है, मुझे लगता है, मेरी राय में ये गलत है। आपको मेरे जैसा क्यों बनना है? आपको अपने जैसा बनना चाहिए। मुझे देखो, अगर मैं बचपन में कहता कि मुझे इस जैसा बनना है या मुझे उस सेलिब्रिटी जैसा बनना है, तो क्या मैं कभी ध्रुव राठी बन पाता? नहीं बन पाता। पता नहीं, लोगों को हर एक फेमस आदमी को देखकर या औरत को देखकर यही लगता है कि मुझे उस जैसा बनना है। किसी को इतना आइडलाइज मत करो कि उस जैसा बनना है मुझे, क्योंकि मेरी जर्नी, और फॉर दैट मैटर किसी की भी जर्नी, उनके एक्सपीरियंसेस से, उनकी ख्वाहिशों से, उनकी खुद की मोटिवेशन से शेप होती है। और हर किसी के ये एक्सपीरियंसेस यूनिक होते हैं। आपको क्यों किसी और के रास्ते पर चलना है जब शायद आपके रास्ते पर और भी ज्यादा पोटेंशियल छिपी हो? आप अपने आप को किसी और जैसा बनाने की कोशिश मत करो। आप अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी इंडिविजुअलिटी और अपनी एस्पिरेशंस को एम्ब्रेस करो, ताकि आप वो बन सको जिसकी आप में पोटेंशियल है। Where is your house? Where do you live now? How much money have you earned from YouTube? How old are you? Why don't you live in India? How did you succeed so quickly? Mother and father name? पूरा बायोडेटा मांग रहे हो आप लोग। तो इस टाइप के जो सवाल है ना, कि क्या है ये सवाल कि मेरा घर कहाँ है, मैं कहाँ रहता हूँ, मदर नेम क्या है, फादर नेम क्या है, इन सब सवालों को मैं आंसर नहीं करूँगा प्राइवेसी की वजह से, क्योंकि प्राइवेसी की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। ज़्यादातर लोग ये समझते नहीं है, बहुत से इन्फ्लुएंसर्स ये समझते नहीं है। लेकिन एक वीडियो ज़रूर मैंने बनाया अपनी पर्सनल लाइफ स्टोरी पर। ये वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जितना इस वीडियो में मैंने बताया है, उससे ज़्यादा मैं अपनी प्राइवेट लाइफ के बारे में नहीं बताना चाहूँगा, स्पेशली अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में। What's the name of baby Rathi? ये भी एक और ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है मैं प्राइवेसी की वजह से नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन आप बेबी राठी को जिस नाम से बुलाना चाहो बुला सकते हो। जूनियर राठी, जूनियर, बेबी आपकी मर्जी है ये। और बेटा बड़ा अच्छा नाम है। आप बेटा करके बुला सकते हो, मैं भी बेटा करके बुला लूँगा कैमरा के सामने। Where do you see yourself on the graph of left wing and right wing? ये जो चीज़ें हैं ना, लेफ्ट विंग, राइट विंग, ये सारे लेबल्स हैं। लेबल्स के पीछे भागना छोड़ दो। असलियत में लेफ्ट विंग और राइट विंग का जो मतलब था, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन वाले वीडियो में मैंने बताया था कि ओरिजिनली इन टर्म्स का क्या मतलब था। लेकिन आज के दिन लोग इन शब्दों का मीनिंग भूल चुके हैं और इतना ज़्यादा मिसयूज़ कर चुके हैं कि इन लेबल्स के कोई मायने नहीं बचे आज के दिन। इंडिया में पूछोगे लेफ्ट विंग राइट विंग का क्या मतलब है, ज़्यादातर लोगों के दिमाग में ये परसेप्शन बना हुआ है, मोदी को आप सपोर्ट करते हो आप राइट विंग हो, मोदी को अपोज करते हो तो आप लेफ्ट विंग हो। लेकिन ये मतलब नहीं होता लेफ्ट विंग राइट विंग का। मैं सिंपल सी चीज़ कहूँगा, अपने आप को लेफ्ट विंग राइट विंग के लेबल से एसोसिएट करना बंद कर दो। ये यूजलेस चीज़ है। इंस्टेड पॉलिसीज़ पर फोकस करो। जब भी आप किसी के साथ डिस्कशन करते हो पॉलिटिक्स को लेकर, तो ये मत डिस्कस करो कि मैं राइट विंग हूँ, मैं लेफ्ट विंग हूँ, तुझे ये विंग होना चाहिए, वो विंग होना चाहिए। ये डिस्कस करो कि कैसी पॉलिसीज होनी चाहिए। क्या आप मानते हो कि पान मसाला पर बैन लगा देना चाहिए सरकार को? क्या आप मानते हो सरकार को ज्यादा पैसे खर्च करने चाहिए अच्छे स्कूल बनाने में, अच्छे अस्पताल बनाने में? क्या आप मानते हो कि हमारे पर्यावरण को बचाए रखना एक बहुत जरूरी चीज है, हमारी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है देश के लिए? क्या आप मानते हो कंपनीज को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए अपने वर्कर्स को, एक 40 आवर वर्क वीक होना चाहिए? क्या आप मानते हो अमीर और गरीब के बीच में जो फर्क है वो कम होना चाहिए और एक गरीब इंसान को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए लाइफ में ऊपर उठने की? ये ऐसे सवाल हैं दोस्तों जिनका मुझे लगता है आप में से ज्यादातर लोग हाँ में जवाब दोगे, और डिस्कशन इन्हीं चीजों पर होनी चाहिए। क्योंकि अगर इन लेबल्स के पीछे भागने लग गए तो पॉलिटिशियंस बस उसे डिवाइड करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप बातों को, कॉन्वर्सेशन को पॉलिसीज पर रखोगे तो एक्चुअली में हम देश में डेवलपमेंट देख पाएंगे। How is brainwashing done through social media?
तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है। कई बारी जिन लोगों को मेरे वीडियोस पसंद नहीं आते वो इस तरीके की चीज़ें लिखते हैं कि ये ध्रुव राठी तो सिर्फ ब्रेन वॉश करता है, इसे तो मैनिपुलेट करना आता है, सिर्फ ये एक मैनिपुलेटर है, इस तरीके की चीज़ें लिखते हैं। लेकिन मेरी राय में जब कोई ऐसा लिख रहा है तो ये बात समझ लो कि उनके पास मेरे आर्ग्यूमेंट्स का कोई काउंटर नहीं है, तभी वो ऐसी चीज़ें लिख रहे हैं। जब लोग गालियां देने लग जाते हैं और ऐसी चीज़ें लिखने लग जाते हैं, उनके पास मेरे फैक्ट्स का कोई जवाब नहीं होता, और वो ये चीज़ें कहते हैं अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि उनकी राय गलत थी इस टॉपिक पर। लेकिन अगर ये क्वेश्चन जेन्युइनली पूछा है कि ब्रेन वॉशिंग कैसे करी जाती है सोशल मीडिया पर, तो इसका असलियत में जवाब है दोस्तों, ऐसी खबरें दिखाकर जिन्हें सेलेक्टिवली चेरी पिक किया गया हो और जिनका पर्पस हो नफरत फैलाना समाज में। ये जो ओपी इंडिया, ANI और ये जो गोदी मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये सेलेक्टिवली आपको खबरें दिखाते हैं। मान लो देश में 80 मर्डर केसेस हो रहे हैं, ये क्या करेंगे, 2-3 ऐसे चुन लेंगे जहां पर क्राइम करने वाला एक मुसलमान हो, जिसके ऊपर जो विक्टिम हो वो हिंदू हो, और बार बार ऐसी खबरें आपको दिखाते रहेंगे जिससे आपके मन में ये पर्सपेक्टिव बने कि हिंदू खतरे में है। ये है ब्रेन वॉश करने का असली तरीका। और इसी प्रोसेस में बीच बीच में फर्जी खबरें भी डाल देंगे कि जबरदस्ती एक मुसलमान पर दोष डाल दिया, जबकि असलियत में ऐसा था नहीं। इसलिए इन लोगों को फैक्ट चेकर से इतनी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इनके सारे झूठ पकड़े जाते हैं। ये एजेंडा सामने आ जाता है ना कि इनका मकसद है हिंदुओं को खतरे में दिखाना। इसी चीज की डिटेल में बात मैंने इस वाले वीडियो में करी थी। ये एक पूरी सेंट्रलाइज्ड एजेंसी है जो इस काम पर लगी हुई है। आपके व्हाट्सएप में जो मैसेजेस आते हैं, टीवी पर जो आपको न्यूज दिखती है, सोशल मीडिया पर ये जो खबरें आपको दिखाई जाती हैं, बड़े सेलेक्टिवली ये एक एजेंडा पुश करते हैं। कई सारी टैक्टिक्स होती हैं इनकी। एक और स्ट्रैटेजी क्या होती है कि लोगों को इमोशनली एनरेज करो, लोगों के अंदर गुस्सा दिलाओ, ऐसी खबरें उन्हें दिखाओ जिससे कि एक्सट्रीम एंगर लोगों के अंदर जागे। इसके लिए क्या करते हैं ये लोग, अगर कोई क्राइम होता है तो उसको बहुत डिटेल में डिस्क्राइब करने लग जाएंगे कि इस क्राइम में या इस केस में ऐसे ऐसे एग्जैक्टली हुआ था, ये किया गया उस लड़की के साथ, ये किया गया उस औरत के साथ। मतलब किसी को भी देखकर, सुनकर वो या पढ़कर घिन आने लग जाएगी। ये डिस्गस्ट का इमोशन, ये एंगर का इमोशन, ये जितने सारे नेगेटिव इमोशंस होते हैं उनके साथ ये खेल खेला जाता है और आपके अंदर ये डर बिठाया जाता है। तो ब्रेन वॉशिंग की अगर आप डेफिनेशन देखोगे या फिर एक बारी ChatGPT से पूछकर देखो, ब्रेन वॉशिंग इन्वॉल्व्स कोर्सिव मेथड्स टू मैनिपुलेट समवन्स बिलीफ्स और एक्शंस ऑफन थ्रू रेपिटेटिव मैसेजिंग। बार बार वैसी ही खबरें आपको दिखाते जाना, बार बार हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, यही मैसेजिंग डालते जाना। And doesn't allow the individual to evaluate information freely. This process bypasses critical thinking. तो ये लोग नहीं चाहेंगे कि आप कभी भी क्रिटिकली सोचो, इसलिए ये फैक्ट चेकर्स कितना पीछे पड़ते हैं, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस कितना पीछे पड़ते हैं। जो भी एजुकेशन का सिस्टम है उसे पूरी तरीके से सप्रेस करके रखो, क्योंकि हम नहीं चाहते लोग क्रिटिकली सोच सकें, खुद के लिए सोच सकें। इसलिए जो भी सवाल करें इनसे, उन्हें देशद्रोही घोषित कर दो, पाकिस्तानी घोषित कर दो। यही लेबल्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि लोगों को उनके सवाल सुनने का भी मौका ना दिया जाए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है एक्चुअली में। इस पर एक अलग से वीडियो हो सकता है। अगर आपको लगता है, आप चाहते हो एक वीडियो हो, तो कमेंट्स में लिखकर बता सकते हो। अगला सवाल है ध्रुव राठी मोस्ट लव्ड मूवी, और इसका जवाब मैं पहले दे चुका हूँ, 3 इडियट्स। लेकिन आप में से किसी ने कमेंट में ऑलरेडी लिख दिया है 3 इडियट्स, और उसके बाद पीके भी लिखा है, क्योंकि यही 2 मेरी टॉप फेवरेट मूवीज हैं। इसलिए किसी ने पूछा एक्सेप्ट पीके एंड 3 इडियट्स बताओ भाई। तो एक्सेप्ट पीके और 3 इडियट्स, मुझे स्पेस की मूवीज़ बहुत पसंद है, साइंस फिक्शन और मिस्ट्री मूवीज़ बहुत पसंद है। तो मैं कहूँगा आई थिंक इंटरस्टेलर वन ऑफ माई फेवरेट्स है, और द मार्शियन मूवी बहुत अच्छी लगी मुझे। माई क्वेश्चन इज, वाई डू यू प्रेफर लिविंग इन अनदर कंट्री इंस्टेड ऑफ इंडिया? जस्ट अ जेन्युइन क्वेश्चन, होप यू वुड आंसर। ये वाला जो सवाल है, आई थिंक Q&A का जब मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था, उस पर टॉप कमेंट यही था, 25,000 से ज़्यादा लाइक्स हैं। तो देखो दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि जब मैं जर्मनी गया था, मैं 17 साल का था, पढ़ाई करने के लिए गया था, और करीब 2 साल बाद मेरी मुलाकात हुई यूली से। और फिर वहीं रहते रहते जब मैं पढ़ाई कर रहा था, मैंने YouTube पर काम करना भी शुरू कर दिया था। कुछ साल बाद ओवर टाइम मैंने अपने आप से सवाल किया कि क्या वापस इंडिया शिफ्ट हो जाना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन कई सारे पर्सनल और प्रोफेशनल रीजंस फिर सामने आए। जैसे कि एक कारण ये था कि मुझे लगा मैं यहाँ पर काफ़ी एडजस्ट हो चुका हूँ अच्छे से, और अपना काम भी अच्छे से कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये काम ऐसा है ऑनलाइन कहीं से भी हो सकता है दुनिया में रहते हुए। दूसरा कारण ये था कि अगर मैं इंडिया शिफ्ट होता हूँ तो यूली भी मेरे साथ शिफ्ट होगी, और ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है यूली के लिए इंडिया में एडजस्ट कर पाना, क्योंकि वो अपनी पूरी लाइफ यहीं पर ग्रो अप करी है यूरोप में। यहीं का क्लाइमेट, यहीं की इन्वायरमेंट उसके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है, और इंडिया जैसी कंट्री में शिफ्ट होना उसके लिए एक बहुत बड़ा कल्चर शॉक होगा। तो यही सारे पर्सनल, प्रोफेशनल और कुछ प्राइवेसी रिलेटेड कारण हैं। सारे कारण मैं आपको वीडियो पर बता नहीं सकता,
लेकिन इंडिया में मैं ना सही, इंडिया तो मेरे दिल में है और इंडिया में आता जाता भी रहता हूँ। शायद फ्यूचर में इस सवाल पर दोबारा मैं विचार करूँगा कि इंडिया में दोबारा सेटल हुआ जाए या नहीं। अभी के लिए कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। ये वही वैसा ही सवाल हो गया, लोग पूछते हैं क्या मैं पॉलिटिक्स में आना चाहता हूँ। कई बारी मुझे लगता है आना चाहिए, ज़रूरत है। कई बारी मुझे लगता है नहीं, इतना बड़ा सैक्रिफाइस करने की क्या ज़रूरत। तो अभी कहना बहुत मुश्किल है। फ्यूचर में हालात बदलेंगे, फ्यूचर में मेरी मोटिवेशन शायद बदल जाए और ये ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें कुछ शोर शॉर्ट कहा नहीं जा सकता फ्यूचर के लिए। अच्छा, वैसे इससे ही एक रिलेटेड सवाल कई लोग पूछते हैं कि भाई अगर तू इंडिया में रहता नहीं है तो इंडिया के बारे में वीडियोस क्यों बनाता है। ये एक बड़ा ही स्टूपिड सवाल लगता है मुझे। मतलब बताओ, ये लोग जो ऐसी चीज़ें करते हैं अक्सर मुझे पसंद नहीं करते, मेरे वीडियोस को पसंद नहीं करते, लेकिन ये सबसे पहले अपनी राय देते हैं अगर इजराइल पैलेस्टीन में कुछ होता है तो। रशिया यूक्रेन वॉर होती है, अपनी राय लेकर पहुंच जाते हैं वहाँ पर। अमेरिका में रहते रहते भी मोदी के नारे लगाते हैं। ये बेसिकली इन्हें प्रॉब्लम इस बात से नहीं है कि मैं इंडिया के बाहर रहकर इंडिया की बात क्यों कर रहा हूं। इन्हें प्रॉब्लम इस बात से है कि मैं इंडिया के बाहर रहकर इनके फेवर की बात क्यों नहीं कर रहा हूं। ओवरऑल अगर आप इस पर मेरी राय पूछोगे तो आज हम एक ग्लोबलाइज्ड दुनिया में रहते हैं। एक दुनिया के कोने में कहीं पर कुछ होता है, उसका असर अक्सर दूसरे देशों पर भी पड़ता है। अगर अमेज़न रेन फॉरेस्ट वहां पर जलाया जाता है और ब्राजील की सरकार वहां कुछ नहीं करती, उसका नुकसान पूरी दुनिया को सहना पड़ता है। हम एक ही प्लेनेट पर रहते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि दुनिया में कहीं कुछ भी हो रहा हो, हर किसी को हक है आवाज उठाने का, अपनी राय रखने का। जूली को कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया तो थोड़ी देर के लिए मैं सवाल पढ़ता हूँ और मैं ही बच्चे को संभालता हूँ। देखो, एक पेरेंट की लाइफ में ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। हमारे पास कोई और है नहीं मदद के लिए, कोई हेल्पर हमने हायर नहीं कर रखा। पेरेंट्स आ जाते हैं कई बार, लेकिन अभी और कोई है नहीं, तो इसलिए ओ डखार आ गई। अच्छा, अगला सवाल है व्हाट आर योर डेली रूटीन्स फॉर मेंटेनिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल। तो ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखो, हेल्थ के 4 पर्सपेक्टिव्स होते हैं, 4 पिलर्स कह सकते हो इन्हें। एक हो गया फूड, दूसरा हो गया एक्सरसाइज, तीसरा हो गया स्लीप और चौथा मेंटल हेल्थ। तो स्लीप तो आप जानते ही हो कितनी ज़रूरी है, मैंने बहुत वीडियोस में इसकी बात करी है। क्या हो गया? हाँ, स्लीप चाहिए आपको भी? आपको भी स्लीप चाहिए? नींद आ रही है? हाँ, नहीं, थोड़ा रेस्ट करो, भी वीडियो शूट हो रहा है, ठीक है। तो नींद जो है हर किसी को 7 से 9 घंटे लेनी चाहिए ऑन एवरेज, अनलेस एंड अनटिल आप जेनेटिकली बहुत ही गिफ्टेड इंसान हो। और ये जो फेकू लोग होते हैं जो कहते हैं मैं सिर्फ 4 से 5 घंटे सोता हूँ दिन में, इनकी बातों पर मत यकीन किया करो। दूसरा है खाना। अब खाना अपने आप में एक बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है, अलग अलग वीडियोस मैंने इस पर बनाए हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पर, कभी ब्रेड पर। लेकिन एक सिंपल सा रूल मैं आपको बताना चाहूँगा, क्या चीज़ें नहीं खानी। आपको क्या नहीं खाना? डीप फ्राइड खाना नहीं खाना, ऑयली खाना नहीं खाना, एक्सेस शुगर और एक्सेस सॉल्ट वाला खाना नहीं खाना। और क्या खाना है? वैरायटी खानी है, ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्सिटी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में, ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्सिटी ग्रेन्स में। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, उनकी डाइट में ग्रेन्स के तौर पर सिर्फ चावल और गेहूं ही होता है जो वो खाते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी डालने की कोशिश करनी चाहिए, मिलेट्स खाने की कोशिश करनी चाहिए। मिलेट जैसे कि रागी, ज्वार, बाजरा, इसके अलावा किनुआ, बकवीट, जितने ज़्यादा ग्रेन्स होंगे आपकी डाइट में, एक दिन एक ग्रेन खाओ, दूसरे दिन दूसरा ग्रेन खाओ, उतना ही ज़्यादा हेल्दी रहेगा। अब तीसरा आ गया एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, एक है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, दूसरा कार्डियो और तीसरा स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग जैसे कि योगा हो गया, योगा एक अच्छी एक्सरसाइज है मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए। दूसरा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मतलब है एक्चुअल वेट लिफ्टिंग। तो जो तीनों एस्पेक्ट्स हैं एक्सरसाइज के, लोग कई बार एक करते हैं, 2 करते हैं, लेकिन मेरी राय में तीनों बहुत ज़रूरी हैं। मसल्स को स्ट्रेच करना ज़रूरी है, वेट लिफ्टिंग ज़रूरी है ताकि मसल्स का साइज़ बढ़ सके, और कार्डियो ज़रूरी है हार्ट के लिए, ताकि कार्डियो का मतलब है हार्ट बीट ज़्यादा करना, स्विमिंग, रनिंग, ऐसी एक्सरसाइजेस। इसकी बात भी मैंने डिटेल में आई थिंक वेट लॉस वाले वीडियो में करी है। हाँ, आपको भी करनी है, आपको भी करनी है एक्सरसाइज। हाँ, कौन सी? आपके लिए ये वाली सही है, ठीक है, ये लो। अन्य भक्तों की तरफ से एक सवाल है कि भारत कब विश्व गुरु बनेगा? देखो, ये सवाल ही गलत है अपने आप में।
विश्व गुरु बनना ही क्या हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए यहाँ पर? मेरी राय में नहीं। कौन सा देश विश्व गुरु है आज के दिन? यूएस से ज़्यादातर लोगों की राय में अमेरिका सबसे बड़ी सुपर पावर है दुनिया की। लेकिन क्या एक आम इंसान अमेरिका में खुश है? एक आम इंसान अमेरिका में उनकी ज़िंदगी कैसी बीतती है? स्कूल शूटिंग्स होती हैं, हथियारों की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, ओबिसिटी की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, कॉर्पोरेटाइजेशन इतना हो रखा है अमेरिका में कि लोगों की डाइट इतनी अनहेल्दी है। और अमेरिका को फिर कंपेयर करो ऐसे देशों से जो विश्व गुरु नहीं है लेकिन जहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा खुश हैं। स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, ये जो देश हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा साफ हवा है, सबसे ज़्यादा साफ पानी है और लोग सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं। तो मेरी राय में हमारा फोकस यहाँ पर होना चाहिए एक आम इंसान की ज़िंदगी सुधारने में। कैसे एक देश अपने सिटीजन्स की लाइफ क्वालिटी को सबसे टॉप पर ले जा सकता है। हमारा फोकस यहाँ विश्व गुरु बनने पर नहीं होना चाहिए। एक देश सुपर पावर बन जाए ना बने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना एक आम इंसान की ज़िंदगी में। हाउस टूर, स्टूडियो टूर, विच कार यू हैव। देखो हाउस टूर मैंने एक व्लॉग में कराया था। आपको भी करना है क्या हाउस टूर? हाँ, क्या करना है आपको भी? थोड़ी देर में मम्मी आ रही है, उसके फिर दूध मिल जाएगा, ठीक है? मम्मी थोड़ी देर में आ रही है, थोड़ी देर वेट करो, थोड़ा सब्र करो, ठीक है? थोड़ा सब्र करो, 5 मिनट सब्र, 5 मिनट सब्र करो, ठीक है? एक और सवाल कर लेते हैं। हाउस टूर मैंने इस वाले व्लॉग में कराया है और स्टूडियो टूर यूट्यूबर कोर्स वाले में मैंने बहुत डिटेल में कराया। एक एक इक्विपमेंट का पीस समझाया है मैं कौन सी इक्विपमेंट का इस्तेमाल करता हूँ, कौन से सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करता हूँ, सब कुछ समझाया है। और जहाँ तक गाड़ियों की बात है, मैं कार्स के पूरी तरीके से खिलाफ हूँ। इनफैक्ट गाड़ियों पर ही। हाँ, क्या हुआ? हाँ, दूध चाहिए, दूध चाहिए। हाँ, अनफॉर्चुनेटली दोस्तों, हमारे बेटे की वजह से यहाँ पे थोड़ा इंटरप्शन करना पड़ेगा। दूध लेने की डेस्परेशन कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है, तो अब मुझे थोड़ा घुमाना पड़ेगा जब तक यूली वापस नहीं आ जाती। तो फाइनली दूध मिल गया है बेटे को। अब हम कंटिन्यू करते हैं। कहाँ पर था मैं? विच कार डू यू हैव? तो इसकी बात मैंने काफ़ी बारी करी है। मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, मैं कोई गाड़ी ओन नहीं करता। इनफैक्ट मैं गाड़ियों के सख्त खिलाफ हूँ। इस पर एक पूरा वीडियो भी बनाया है। गाड़ियों से पोल्यूशन फैलता है, गाड़ियों से एक शहर में वॉकेबल स्पेसेस खत्म हो जाती हैं, जिससे कि हम चल कर कहीं नहीं जा पाते, चीज़ें दूर हो जाती हैं, हमारे एक्सरसाइज पर भी उससे इम्पैक्ट पड़ता है। बहुत सारे नुकसान है गाड़ियाँ इस्तेमाल करने के। तो प्राइवेट कार्स के मैं सख्त खिलाफ हूँ। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि मेरी ये चॉइस एक प्रिविलेज की पोजीशन से आती है, क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। हर कोई ऐसे देश, ऐसे शहर में नहीं रहता जहाँ पर गाड़ियों के बिना काम हो सके। ये तभी पॉसिबल है जब एक शहर का, एक देश का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो और वॉकेबल स्पेसेस बनाई जाए, वॉकेबल सिटीज बनाई जाए। प्रियंका वर्मा पूछती हैं, कैन यू एक्चुअली हैव फन व्हाइल ट्रैवलिंग विद साइड बाय साइड शूटिंग व्लॉग्स? डोंट यू गेट फ्रस्ट्रेटेड विद टेकिंग योर कैमरा एवरीवेयर? तो कैमरा ले जाना अपने आप में कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, क्योंकि मैं सारे व्लॉग्स फ़ोन से ही शूट करता हूँ। लेकिन ये पॉइंट ज़रूर है कि जब मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ, कितना खुद से एंजॉय करूं और कितना व्लॉग्स शूट करूं, ये सही में एक कॉम्प्रोमाइज़ है, इससे इफेक्ट तो पड़ता है। और यही कारण है कि आपने देखा होगा पहले जो व्लॉग्स होते थे, ट्रैवल व्लॉग्स, वो काफ़ी फ्रीक्वेंसी के साथ आते थे, हर हफ्ते एक नया व्लॉग आता था। लेकिन अब मैंने क्वांटिटी को बहुत कम कर दिया है, और इसके पीछे बड़ा कारण यही है कि मैं एक्चुअली ट्रैवल को एंजॉय भी कर पाऊँ शूट करने के साथ साथ। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट ये हुआ है कि क्वालिटी भी बहुत ऊपर चली गई है। तो ये एक अच्छा डिसीजन रहा लुकिंग बैक, कि व्लॉग चैनल पर अब जब व्लॉग आता है 2-3 हफ्ते में एक बार ही आता है, लेकिन उस व्लॉग की जो क्वालिटी होती है वो कहीं ज़्यादा बेहतर होती है, क्योंकि अब 3-4 दिन जो हो रहे हैं ट्रैवलिंग के, उन्हें 10 से 15 मिनट के व्लॉग में कंप्रेस किया जा रहा है। तो सिर्फ जो सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे अच्छी और सबसे एजुकेशनल चीज़ें वही दिखाई जा रही हैं व्लॉग में। क्योंकि एक और नुकसान क्या है डेली व्लॉगिंग का, जब आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी फिल्म करते हो, हर किसी की ज़िंदगी में, चाहे आप कितने ही इंटरेस्टिंग इंसान क्यों ना हो, हर किसी की ज़िंदगी में हर दिन कुछ इतना इंटरेस्टिंग नहीं होता कि उस पर एक वीडियो बनाया जा सके। इसलिए डेली व्लॉगर्स अक्सर मजबूर हो जाते हैं कोई फालतू का ड्रामा करने पर, अटेंशन के लिए, व्यूज़ के लिए, जो कि थैंकफुली मुझे नहीं करना पड़ता। मैं सिर्फ अपने कंटेंट पर रिलाई कर सकता हूं अगर क्वांटिटी कम हो और क्वालिटी ज़्यादा हो तो। सर अपनी बुक्स रिकमेंडेशन दो, इसी से ही रिलेटेड काफ़ी सवाल पूछे गए हैं। एक ये भी है, व्हाट्स द बुक यू हाईली रिकमेंड टू योर ऑडियंस एंड व्हाट्स द बेस्ट बुक यू हैव रेड सो फार? तो एक्चुअली जो बुक्स मैं अभी पढ़ रहा हूँ, मैं आपको बुक शेल्फ से लाकर दिखाता हूँ।
तो बात क्या है, मैं जब भी किताबें पढ़ता हूँ मैं 2-3 किताबें एक साथ पढ़ता हूँ, क्योंकि कई बारी एक किताब को पढ़ते पढ़ते थोड़ा बोरिंग हो जाता है। तो थोड़ा इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए मैं हर एक जॉनरा की अलग अलग किताब पढ़ते रहता हूँ साथ साथ। तो एक ये किताब है गुड नेचर, द न्यू साइंस ऑफ हाउ नेचर इम्प्रूव्स आवर हेल्थ। इस किताब में ढेर सारे साइंटिफिक एविडेंसेस के साथ ये दिखाया गया है कि किन अलग अलग तरीकों से नेचर में रहना, पेड़ पौधों में रहना, फॉरेस्ट के पास रहना हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट करता है, और एग्जैक्टली कैसे कैसे करता है। हमारी हेल्थ, हमारी हैप्पीनेस सब कुछ इम्प्रूव होती है नेचर में रहने से। एक ये किताब है साइंस से रिलेटेड जो मैं पढ़ रहा हूँ, इम्पॉसिबल, पॉसिबल एंड इम्प्रॉबेबल। ऐसी साइंस जो स्ट्रेंजर देन फिक्शन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी। और पॉलिटिक्स की फील्ड में अभी मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ, चोक पॉइंट कैपिटलिज्म। इसमें बताया गया है कि कैसे बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं कंटेंट की फील्ड में, टेक की फील्ड में, उन्होंने कैसे अपनी मोनोपोली जमा ली है अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में। म्यूज़िक इंडस्ट्री हो गई, फिल्म इंडस्ट्री हो गई, और उन मोनोपोलीज़ का कैसे इन इंडस्ट्रीज़ में क्रिएटिविटी पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। जो लोग इन इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं उन पर तो एक बुरा असर पड़ ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ कैसे पूरी इंडस्ट्री में क्रिएटिविटी डाउन जा रही है और लोगों के लिए ओवरऑल एक बहुत बुरा असर पड़ रहा है। ये वाला सवाल बहुत ही ज़्यादा लाइक्ड है, 2000 से ज़्यादा लोगों ने लाइक किया है। डू यू बिलीव इन गॉड? इफ़ यस देन इज इट फॉर्मलेस और नॉट? डू यू बिलीव इन एनी रिलीजन? इसका जवाब भी बड़ा सीधा है, नहीं। मेरी राय में जितना भी कुछ मैंने सीखा है दुनिया के बारे में, हमारी प्लैनेट की हिस्ट्री के बारे में, एवोल्यूशन के बारे में, ये सारी चीज़ों को समझकर मैंने जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी है, मेरी राय में कोई भगवान, कोई अल्लाह, कोई गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन एट द सेम टाइम मैं मानता हूँ कि ये सवाल काफ़ी डिबेटेबल है, इस पर बहुत लंबी चर्चा करी जा सकती है। और जो लोग, दूसरा ओपिनियन है जिन लोगों का, उनके ओपिनियन की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर आप में से किसी को लगता है कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं तो मैं उस बात का रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि ये कोई ऐसा सवाल नहीं है जो बड़ी आसानी से आंसर किया जा सके। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैं दुनिया के सभी धर्मों का आदर भी करता हूँ और उनकी इंपॉर्टेंस भी समझता हूँ। आप पूछोगे ये कैसे हो सकता है? अगर मैं भगवान में नहीं मानता तो रिलीजन्स की रिस्पेक्ट क्यों करता हूँ? मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि दुनिया भर में बिलियंस ऑफ लोग रिलीजन को एक गाइडिंग लाइट की तरह देखते हैं। रिलीजन की मदद से करोड़ों लोगों को उम्मीद मिलती है, अपनी लाइफ में एक पर्पस मिलता है, अपनी जिंदगी में कठिनाइयों से लड़ने का एक जरिया मिलता है। और एक कल्चरल पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो रिलीजन्स लोगों को साथ में जोड़कर रखने का काम करते हैं। ढेर सारे कस्टम्स और ट्रेडिशंस रिलीजन से निकल कर आते हैं, जिनकी अपनी एक अहम जगह है हमारी इस दुनिया में। यही कारण है कि मैं अपने आप को एक हिंदू एथिस्ट बुलाता हूँ। मैं एक एथिस्ट हूँ, भगवान में नहीं मानता, लेकिन मैं हिंदुइज्म के ट्रेडिशंस और कस्टम्स को फॉलो करता हूँ, जैसे कि आपने शादी में देखा होगा। डू यू थिंक माइथोलॉजी इज हिस्ट्री? नहीं, माइथोलॉजी हिस्ट्री क्यों होगी? अगर माइथोलॉजी हिस्ट्री होती तो उसे माइथोलॉजी नहीं, उसे हिस्ट्री बुलाते। इसकी बात मैंने रामायण वाले वीडियो में डिटेल में करी है। ये हो सकता है कि रामायण की जो कहानी है वो एक्चुअली में हुई हो काफ़ी टाइम पहले, लेकिन रियलिस्टिक तरीके से। लेकिन ओवर टाइम हो सकता है कि जैसे जैसे वो कहानी पास ऑन करी गई, उसमें मॉडिफिकेशंस आते गए, लोगों ने अपनी एग्जैजरेशंस ऐड करी और वो कहानी अब ये बन गई जो आज हम रामायण जानते हैं। डू यू बिलीव दैट एवरीथिंग इन रिलीजियस टेक्स्ट इज मेटाफोरिकल? अब क्या मेटाफोरिकल है, क्या नहीं है, इस पर मेरी क्या राय है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क उससे पड़ता है कि जो इंसान उन रिलीजियस टेक्स्ट को पढ़ रहा है उसके पर्सपेक्टिव से वो चीज़ें मेटाफोरिकल हैं या लिटरल हैं। कुछ लोग सेम टेक्स्ट को पढ़कर लिटरली लेते हैं, कुछ लोग उसे मेटाफोरिकली लेते हैं। मेरा बस ये मानना है कि अगर कोई ऐसी चीज़ लिखी है किसी रिलीजियस टेक्स्ट में जो रैशनैलिटी के खिलाफ जाती हो, लॉजिक के खिलाफ जाती हो, या आज के दिन की हमारी मॉरल वैल्यूज़ के खिलाफ जाती हो, तो उसे या तो हमें इग्नोर कर देना चाहिए या फिर हमें उसे एक मेटाफोरिकल सेंस में लेना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है जो लोगों को समझना ज़रूरी है, क्योंकि यही फ़र्क होता है एक समझदार रिलीजियस इंसान में और एक ऐसे बेवकूफ़ रिलीजियस इंसान में जो अंधविश्वासी बन जाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों छोटा सा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ध्रुव राठी एकेडमी पर किसी भी कोर्स में अगर आप इंटरेस्टेड हो, यही मौका है खरीदने का। कूपन कोड इस्तेमाल कीजिए दिवाली 56, फ्लैट 56% ऑफ पाने के लिए। और मेरी लाइफ के बारे में अगर आप और जानने में इंटरेस्टेड हैं, ये वाला वीडियो देख सकते हैं यहाँ क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।